कभी सोचा है ऐसा इंसान जो न कभी चुनाव लड़ा, न ही किसी सरकारी कुर्सी पर बैठा, फिर भी उसका नाम सुनकर पूरी सरकार का पसीना छूट जाता था। वो ना मुख्यमंत्री था न कोई मंत्री, लेकिन उसके सामने बड़े बड़े अफसर अपनी टोपी उतारकर खड़े हो जाते थे। भीड़ जब उसका नाम सुनती थी तो जैसे वक्त थम जाता था। पुलिस कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक सब उसे नाखुश करने से डरते थे। ऐसा नहीं था कि वो सत्ता में था, लेकिन सत्ता खुद चलकर उसके दरवाजे पर आती थी। वो बुलाता नहीं था, लेकिन कोई उसकी मंजूरी के बिना दरवाजा पार भी नहीं करता था। और अगर कोई पूछे कि ऐसा आदमी किसी से डरे, तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा कौन है जिससे ये शख्स भी खौफ खाता था? वो आदमी था एक सोच, एक ताकत, एक आवाज, बाला साहब ठाकरे, जिसने महाराष्ट्र की मिट्टी से जन्म लिया और वक्त के साथ पूरे राज्य की पहचान बन गया। उसके शब्द अखबार की हेडलाइन तय करते थे, और जब वो खामोश रहता था तो सरकार की सांसें अटक जाती थीं। एक ऐसा दौर था जब हर कोई जानता था बाला साहब कुछ कहेंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। साल 1965 में जब शिवसेना की शुरुआत हुई, किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक कार्टूनिस्ट इतना बड़ा जननेता बन जाएगा, पर बाला साहब ने ये कर दिखाया। राजनीति करने नहीं आया हूं, राजनीति को रास्ता दिखाने आया हूं। ये लाइन जब उन्होंने एक सभा में कही तो भीड़ झूम उठी। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता की बात करना हो या हिंदुत्व की सशक्त आवाज, बाला साहब ने वो कहा जो दूसरे लोग सोचने से भी डरते थे। बीजेपी जैसे बड़े दलों के नेता भी उनके दरबार में हाजिरी लगाते थे। और जब एक इंटरव्यू में किसी पत्रकार ने पूछा, काशी और मथुरा आपके एजेंडे में नहीं है, तो बाला साहब मुस्कुराए और बोले, हम कहें तो मथुरा और काशी भी जुड़ जाए। उनका यह जवाब उस वक्त की बीजेपी की सोच पर एक सीधी चोट थी, लेकिन अंदाज इतना साफ और दमदार था कि कोई उंगली नहीं उठा सका। बाला साहब ने न सिर्फ एक पार्टी बनाई, उन्होंने एक विचार पैदा किया, एक ऐसा विचार जिसे लोग पूछते थे। उनके दरबार में आने से पहले हर नेता सोचता था, क्या मैं तैयार हूं? और जाने के बाद सोचता था, क्या मैं अब मंजूर हूं? शायद यही वजह थी कि वो कभी पद के पीछे नहीं भागे, लेकिन पदों वाले उनके इर्द गिर्द घूमते रहे। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक आंधी थे जो जिस ओर मुड़ते सियासत का नक्शा बदल देते। 1960 के दशक की बात है। महाराष्ट्र की गलियों में एक बेचैनी थी, एक उबाल जो अब धीरे धीरे आग में बदलने वाला था। मराठी लोग अपनी ही जमीन पर खुद को पराया महसूस कर रहे थे। फैक्ट्रियां हों, दफ्तर हों या दुकानें, हर जगह बाहरी लोगों का बोलबाला था। दक्षिण भारत, गुजरात और बिहार से आए लोग ऊंची पोस्टों पर बैठे थे, और मराठी लोग या तो छोटे मोटे कामों में उलझे हुए थे या बिल्कुल किनारे कर दिए जाते थे। लेकिन बात सिर्फ नौकरी की नहीं थी, यह मराठी मान सम्मान की बात थी। बात उस सवाल की थी जो हर गली में गूंज रहा था। और तभी सड़कों पर उतरा एक दुबला पतला शख्स, जिसकी आंखों में आग थी और सीने में तूफान। उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस एक नारा उछाला, लुंगी उठाओ, पुंगी बजाओ। किसी ने हंसी में लिया, किसी ने गंभीरता से, लेकिन एक बात तय थी, यह सिर्फ मजाक नहीं था। ये वो चिंगारी थी जो मराठी मन में सालों से जल रही थी और अब शोले बन चुकी थी। उस एक नारे ने हजारों नहीं, लाखों मराठी लोगों को झकझोर कर सड़कों पर उतार दिया। वहां जहां गैर मराठी वर्चस्व था, अब विरोध की आवाज थी। हर चौक, हर दुकान, हर ऑफिस अब लड़ाई का मैदान बन चुका था। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, ये लड़ाई थी पहचान के लिए, अपनी भाषा, अपने स्वाभिमान और अपने अधिकार के लिए। और इस लड़ाई को आवाज देने वाला, इस आंदोलन को चेहरा देने वाला था बाला साहब ठाकरे। अरे भीख मांगने से अच्छा है गुंडा बनकर हक छीनो। जब उन्होंने ये बात एक सभा में कही तो लोग दीवाने हो गए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये मराठी जनता के दिल की बात थी। कभी सोचा है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री के ऊपर भी किसी की मंजूरी जरूरी हो सकती है? भारत का संविधान कहता है कि किसी भी राज्य में सबसे ताकतवर पद मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसा नाम था जिसकी रजामंदी के बिना नीतियां बनती थी, न खत्म होती थी। वो सत्ता में नहीं था, लेकिन सत्ता उससे कांपती थी। उसकी चुप्पी में भी धमाका था, और जब वो बोलता था तो पूरा राज्य सुनता था। नेता उसके दरवाजे पर झुकते थे, अफसर उससे सलाह लेते थे, और जनता उसे शेर कहने लगी थी। पहला हक मराठी का, यह उसका सपना था, उसका मिशन था। उसका असली नाम था बाल केशव ठाकरे, लेकिन देश भर में वो एक ही नाम से जाना गया, बाला साहब ठाकरे। राजनीति का हिस्सा होकर भी वो कभी नेता नहीं बना। वो एक लहर था, एक तूफान। जब उठता था तो महाराष्ट्र की पूरी राजनीति हिल जाती थी। 20 जनवरी 1926 पुणे की मिट्टी में
एक साधारण मराठी बालक ने जन्म लिया। न कोई रॉयल फैमिली, न राजनीतिक विरासत, लेकिन खून में वो विरासत थी जो किताबों से नहीं, संघर्षों से बनती है। उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे एक सच्चे समाज सेवी और पत्रकार थे। वो सिर्फ लिखते नहीं थे, उनकी कलम जगाती थी। एक ही सपना था, मराठी समाज को उसका सम्मान और स्थान वापस दिलाना। बचपन में बाला साहब ने देखा कैसे उनके पिता हर लेख, हर भाषण से मराठी अस्मिता की मशाल जलाते थे। ये बातें उनके दिल में उतरती रहीं और फिर एक दिन वही बीज एक आंदोलन का पेड़ बन गया। जो बच्चा कभी छत्रपति शिवाजी की कहानियां सुनकर रोमांचित होता था, वही बड़ा होकर खुद एक लड़ाई का नेतृत्व करेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। बचपन से ही उनकी उंगलियां सिर्फ पेंसिल नहीं चलाती थीं, वो भावनाओं को आकार देती थीं। उनके बनाए हुए कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित अखबार में छपते थे, लेकिन ये कार्टून सिर्फ मनोरंजन नहीं थे। इनकी हर रेखा में महाराष्ट्र की अनदेखी पीड़ा झलकती थी। लोग सिर्फ मुस्कुराते थे, लेकिन बाला साहब हर फ्रेम में उस मुस्कान के पीछे छुपा गुस्सा दिखाते थे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि रेखाएं सिर्फ भावनाएं जगा सकती हैं, लेकिन सत्ता की नींव नहीं हिला सकती। और तब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। अब मैं सिर्फ लकीरें नहीं खींचूंगा, अब मैं लकीर पार करूंगा। अब उनकी कलम की जगह आवाज थी, मंच था, भीड़ थी, और लक्ष्य सिर्फ एक, मराठी समाज को उसका हक दिलाना। ये उनके शब्द नहीं थे, ये उस आंदोलन की आत्मा थी जिसे बाला साहब ने जन्म दिया। और आज जब भी कोई मराठी अस्मिता की बात करता है तो एक ही नाम जुबान पर आता है, बाला साहब ठाकरे। एक ऐसा नाम जो न कभी मिटेगा, न कभी झुकेगा। 1966 का साल, महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त एक ऐसा बीज बोया गया जिसने सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की राजनीति की दिशा ही बदल दी। इस बीज का नाम था शिवसेना। पर यह कोई आम पार्टी नहीं थी, ये नाम एक विचार था, एक श्रद्धांजलि थी छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस और स्वाभिमान को, जो अब सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहने वाला था। शिवसेना का जन्म एक सपने से हुआ था कि मराठी मानुष को उसकी पहचान, उसका हक और उसका खोया हुआ सम्मान फिर से दिलाया जाए। और इस सपने को आवाज दी बाला साहब ठाकरे ने। उन्होंने कोई चुनावी वादा नहीं किया, कोई लुभावनी स्कीम नहीं सुनाई। वो मंच पर आए और सीधे बोले, यह जमीन हमारी है और इसका पहला हक भी हमारा है। बस, फिर क्या था? पहली ही रैली में हजारों नहीं, लाखों लोग उमड़ पड़े। ऐसा लगा जैसे मराठी आत्मा में बरसों से जो लावा दबा हुआ था, वो अब फूट पड़ा हो। अब ये कोई पार्टी नहीं रही, ये एक आंदोलन था, पहचान की वापसी का, स्वाभिमान की जीत का। और बाला साहब अब किसी नेता की तरह नहीं, बल्कि एक दिशा देने वाले अगुआ की तरह देखे जाने लगे। वक्त बदला, सरकारें बदली, पर एक चीज जो नहीं बदली वो था शिवसेना का असर। ये नाम अब पोस्टर बैनर से निकलकर लोगों के दिलों में बस चुका था। हर गली, हर चौराहे, हर चौल भगवा लहराने लगा। कॉलेजों से लेकर कारखानों तक मराठी युवक जो कल तक खुद को अकेला समझता था, आज उसे लगता था हमारे पीछे कोई है, कोई जो हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारे सम्मान के लिए खड़ा है। बाला साहब अब किसी पॉलिटिशियन जैसे नहीं दिखते थे। वो महाराष्ट्र के हर बेटे बेटी के लिए एक अभिभावक बन चुके थे। और खास बात, शिवसेना ने सिर्फ नारे नहीं दिए, उसने एक खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाया। ऐसा आत्मविश्वास जो कहता था, हम अब किसी के रहमोक्रम पर नहीं झेंगे, जरूरत पड़ी तो लाठी भी खाएंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। अब शिवसेना सिर्फ एक संगठन नहीं था, ये एक सोच बन चुकी थी। हर नुक्कड़, हर गली में बाला साहब की आवाज गूंजती थी, माइक से नहीं, लोगों के दिलों से। शिव सैनिक अब सिर्फ पार्टी के वर्कर नहीं थे, वो एक विचार के सिपाही थे। जहां भी मराठी समाज को नजरअंदाज किया जाता, जहां उसके साथ अन्याय होता, वहां शिवसेना की आवाज गूंजती थी। चाहे कोई दफ्तर हो जहां नौकरी से बाहर किया गया हो, कोई दुकान जहां भाषा का मजाक उड़ाया गया हो, या कोई कॉलेज जहां संस्कृति को दबाया गया हो, वहां बाला साहब की सेना सबसे पहले पहुंचती थी, सवाल करती थी, विरोध करती थी और जरूरत पड़ी तो पूरी व्यवस्था को हिला देती थी। उनका एक संदेश था, अब मराठी समाज चुप नहीं बैठेगा, अब हर अन्याय के खिलाफ एक आवाज उठेगी और वो आवाज होगी जय महाराष्ट्र। बाला साहब ने एक बार कहा था, अगर मैं अकेला भी बचा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वो ताकत है जो लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकती है, और ये ताकत मुझे जगदम्बे ने दी है। सरकारें आती रहीं, चेहरों ने कुर्सियां संभाली और छोड़ी, लेकिन एक नाम था जो कभी नहीं झुका, बाला साहब ठाकरे। वो कोई पद नहीं थे, वो कोई पोस्ट नहीं थे, वो एक प्रतीक थे।
सत्ता ने कई बार कोशिश की कि इस लहर को रोका जाए। एफआईआर हुई, जांच बैठी, वारंट निकले, धमकियां दी गईं, यहां तक कि गिरफ्तार करने की भी हिम्मत की गई। लेकिन जैसे ही बात बाला साहब तक पहुंचती, पूरा महाराष्ट्र खड़ा हो जाता। जैसे ही किसी ने उन्हें छूने की कोशिश की, मुंबई की सड़कों पर टायर जलने लगते, ट्रैफिक थम जाता और पूरे शहर में एक ही आवाज गूंजती, बाला साहब को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। उनकी गिरफ्तारी का मतलब था जनता के आत्मसम्मान को ठेस, और नतीजा हर बार सरकार को झुकना पड़ा। और बाला साहब हर बार लौटे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, क्योंकि कुछ लोग कानून की सुरक्षा से नहीं, जनता के विश्वास से बुलेट प्रूफ बनते हैं। और बाला साहब उस भरोसे की जैकेट पहनकर चलते थे। साल था 1992। अयोध्या में बाबरी ढांचे को गिराए जाने की खबर से देश हिल चुका था। संसद से लेकर सड़कों तक, लोकल चैनलों से लेकर विदेशी अखबारों तक बस एक ही चर्चा थी, ये सब करवाया किसने? सियासी गलियारों में उंगलियां उठी, और वो उंगलियां सीधे शिवसेना की ओर जा रही थी। मीडिया ने मोर्चा संभाल लिया, चैनलों ने डिबेट छेड़ दी, सबकी नजर टिक गई उस एक इंसान पर, बाला साहब ठाकरे। जब उनसे पूछा गया, क्या आपकी शिवसेना इसमें शामिल थी, तो बाला साहब ने कोई बहाना नहीं बनाया, मुस्कुराए और बोले, हाँ किया, और मुझे गर्व है, मेरा सिर्फ हाथ नहीं पैर भी था इसमें। फिर बोले, जब बम फटते हैं उसके बाद जो दंगे होते हैं उसमें हमारा हाथ नहीं, पूरा पांव होता है। ये जवाब नहीं था, ये ऐलान था, एक ऐसा ऐलान जो उस दौर की राजनीति में किसी ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। जहां बाकी नेता पर्दों के पीछे छुप जाते थे, बाला साहब सीना तानकर सामने खड़े हो जाते थे। उनके इस एक बयान ने शिव सैनिकों के अंदर जोश भर दिया। अब वे चुप नहीं थे। हम वही हैं जिनकी पहचान उनके विचारों से है और जिनका नेतृत्व ठाकरे करते हैं। साल 1990, कश्मीर घाटी एक बार फिर आतंक के साए में थी। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने धमकी दी, अमरनाथ यात्रा बंद करो वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। देश भर में सन्नाटा था, सरकारें चुप, नेता मौन, एजेंसियां असमंजस में। और तभी मुंबई से उठी एक आवाज, बाला साहब ठाकरे की। उन्होंने कहा, जहां से उड़ान भरती है वो मुंबई है, और मुंबई में इतना दम है कि हम सीधे वहां पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये आतंक को खुली चुनौती थी। जिस यात्रा को सरकार रोकने की सोच रही थी, वो यात्रा अगले ही दिन दोबारा शुरू हो गई, क्योंकि जब बाला साहब बोलते थे तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश सुनता था और उठ खड़ा होता था। मीडिया उस वक्त खुद को निष्पक्ष कहता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि अंदर से डरा हुआ था। हर पत्रकार जानता था, बाला साहब का नाम लेना मतलब किसी कॉर्पोरेट या सत्ता से टकरा जाना। टीवी स्टूडियोज में उनका नाम आते ही खामोशी छा जाती, लेखों में उनका जिक्र अधूरा होता। लेकिन जनता की दुनिया में सब अलग था। चौल की दीवारों पर लिखा जाता था, जय महाराष्ट्र, ठाकरे साहिब अमर रहे। घर की अलमारियों पर पोस्टर लगते थे। हर दुकान, हर रिक्शा, हर ऑटो कहता था, ये सिर्फ कोई नेता नहीं, ये हमारी आवाज है। लोगों ने बाला साहब को कभी सिर्फ वोटों से नहीं तौला, वो उन्हें नेता नहीं, प्रेरणा मानते थे। जनता की नजर में वो छत्रपति शिवाजी महाराज की आधुनिक छाया थे। वो अब इंसान नहीं, एक आंदोलन बन चुके थे। एक ऐसी विचारधारा जो किसी पोस्टर में नहीं, हर मराठी दिल में बसी हुई थी। लोकतंत्र की परिभाषा कहती है कि सत्ता पाने का रास्ता चुनाव से होकर जाता है, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने इस पूरी परिभाषा को तोड़ दिया था। न कभी विधायक बने, न सांसद, न किसी कुर्सी का लालच दिखाया। फिर भी महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ताकतवर आवाज वही थे। क्यों? क्योंकि सत्ता से बड़ा होता है सरोकार। क्योंकि कुछ लोग कुर्सी से नहीं, कुर्बानी से नेता बनते हैं। वोटिंग मशीनों पर उनका नाम कभी नहीं छपा, लेकिन हर नेता की रणनीति में उनका नाम सबसे ऊपर होता था। विधानसभा में उनकी कोई सीट नहीं थी, लेकिन असली फैसले वहीं से निकलते थे जहां वो बैठते थे, मातोश्री। मुंबई के बांद्रा की भीड़भाड़ वाली गलियों में खड़ा एक बेहद सामान्य सा बंगला जो दिखने में आम था, लेकिन उसके भीतर बैठा इंसान महाराष्ट्र की सबसे असाधारण ताकत बन चुका था। कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, जब तक मातोश्री से हरी झंडी ना मिलती, कोई बड़ा फैसला नहीं होता। लेकिन बाला साहब ठाकरे वहां किसी शासक की तरह नहीं, एक संरक्षक की तरह बैठते थे। एक ऐसे मार्गदर्शक जो सत्ता नहीं चाहता था, सत्ता को दिशा देना चाहता था। मुंबई की हलचल हो या नागपुर की सियासत, पुणे के कॉलेज हो या ठाणे की गलियां, हर कोने में एक ही रंग दिखाई देता था, भगवा। शिवसेना का झंडा सिर्फ एक राजनीतिक प्रतीक नहीं था, वो लोगों की भावनाओं की उड़ान बन चुका था। हर चौराहे पर, हर रेलवे स्टेशन के बाहर, पान की दुकान के पास कोई ना कोई शिव सैनिक जरूर खड़ा दिखता। ये सिर्फ पार्टी वर्कर नहीं थे, ये उस विचारधारा के रक्षक थे जिसकी नींव
खुद बाला साहब ने रखी थी। धीरे धीरे शिवसेना एक पार्टी से आगे बढ़कर एक साम्राज्य बन चुकी थी, राजनीतिक भी और सामाजिक भी। वो सिर्फ वोट मांगने वाली ताकत नहीं थी, वो तय करने वाली शक्ति बन चुकी थी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में उतरने वाली हर पार्टी को एक बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती थी, ठाकरे को साधे बिना महाराष्ट्र नहीं जीता जा सकता। कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई नई पार्टी, सबको एक न एक दिन मातोश्री की सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ती थी, क्योंकि वहीं बैठा था वो शेर जो खुद सत्ता में आए बिना सत्ता की दिशा तय करता था। शिवसेना के डीएनए में एक शब्द गहराई से छिपा था, विरोध, और सबसे तीखा विरोध कांग्रेस के खिलाफ। बाला साहब खुले मंच से कहते थे, हम कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये कोई चुनावी लाइन नहीं थी, ये उनके सिद्धांतों की दीवार पर लिखा हुआ सच था। उनके लिए कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने मराठी अस्मिता को दबाया, कुचला और खामोश किया। लेकिन राजनीति कभी स्थिर नहीं रहती। वक्त, समीकरण और नेतृत्व बदलते हैं, और उन्हीं बदलावों ने शिवसेना को भी मोड़ दिया। वो शिवसेना जिसने कांग्रेस के खिलाफ दशकों तक झंडा उठाया था, आज उसी कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है। तो सवाल उठा, यह मजबूरी है या विचारधारा की हार? शायद इतिहास चुप रहेगा, लेकिन लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता देती है। एक वक्त था जब हर कोई कहता था, अगर बाला साहब की आवाज गूंजेगी तो वो राज ठाकरे के जरिए गूंजेगी। तेज तर्रार अंदाज, भाषण में वही गूंज, वही आत्मविश्वास। लोग मान बैठे थे, यही होंगे अगले साहब। लेकिन राजनीति भावनाओं से नहीं, फैसलों से चलती है। जब बाला साहब ने उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो उस नींव में दरार आ गई जिसे परिवार कहते हैं। राज ठाकरे ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया, और इसी विद्रोह से जन्मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। अब महाराष्ट्र की सियासत में दो ठाकरे थे, दो झंडे, दो भाषण, लेकिन एक ही विरासत। जनता उलझन में थी, भावुक भी थी, लेकिन दिल के एक कोने में अब भी एक नाम चमकता था, बाला साहब ठाकरे। वो नाम जिसने शिवसेना को जन्म दिया था और मराठी मानुष को उसकी पहचान। 17 नवंबर 2012। तारीख वही थी, लेकिन मुंबई वैसी नहीं थी। एक ऐसा शहर जो कभी नहीं रुकता, उस दिन ठहर गया। न लोकल ट्रेनें चली, न गाड़ियां, न ही भीड़ की धक्का मुक्की। हर मोड़, हर सड़क, हर चौराहा जैसे किसी न दिखाई देने वाली कमी को महसूस कर रहा था। मातोश्री के बाहर सन्नाटा पसरा था। बाला साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी, यह उस आत्मा का जाना था जिसने महाराष्ट्र को उसका गर्व लौटाया था। मुंबई एक सैनिक छावनी में बदल चुकी थी, लेकिन वहां हथियार नहीं थे, सिर्फ आंसू थे, मौन था, और हाथ जोड़ने वाले लाखों लोग। धन्यवाद साहिब, आपने हमें आवाज दी थी। भारत में 21 तोपों की सलामी सिर्फ 2 लोगों को मिलती है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को। लेकिन 2012 में एक तीसरा नाम भी जुड़ गया, बाला साहब ठाकरे। न कभी मंत्री बने, न चुनाव लड़ा, न संसद में गए, फिर भी उन्हें मिली 21 तोपों की सलामी। क्यों? क्योंकि ये सलामी किसी पद को नहीं, एक व्यक्तित्व को दी गई थी। एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसने सत्ता के बिना राज किया, संविधान के बिना फैसले सुनाए, और लोगों के दिलों में एक अडिग साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज भी उनका शासन जिंदा है, हर उस मराठी दिल में जो सीना ठोक कर कहता है, माझा अभिमान आहे, मी मराठी आहे। बाला साहब अब भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी हर गली, हर दिल और हर नारे में आज भी जिंदा है। उनकी आवाज अब माइक पर नहीं गूंजती, ना ही कोई रैली उनके कदमों का इंतजार करती है, लेकिन वो अब भी हर शिव सैनिक की सांसों में धड़कते हैं। वो अब सिर्फ इंसान नहीं है, एक विचार है, एक भावना जो हर बार जागती है जब कोई मराठी युवक कहता है, माझा अभिमान आहे, मी मराठी आहे। आज भले ही शिवसेना ने रास्ता बदल लिया हो, गठबंधन की मजबूरियों में उलझ गई हो, लेकिन उसकी नसों में जो खून दौड़ता है वो बाला साहब की सोच से गर्म है। अगर आपने इस कहानी में उस गूंज को महसूस किया जिसने महाराष्ट्र को नींद से जगाया था, तो इस वीडियो को उस हर मराठी तक पहुंचाइए जो आज भी गर्व से जीता है। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय महाराष्ट्र, जय बाला साहेब, ताकि हम जान सकें आप तक हमारी बात पहुंची। रिवीलिंग आइज पर मिलते हैं अगली ऐसी ही कहानी में, जहां सच छुपा नहीं, बेहद खूबसूरती से उजागर होता है।